हेलो बच्चों। देख, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन बहुत रिस्की है। रिस्क है तो इश्क है। क्वेश्चन बना के दूंगा ना, एक मौका तो दीजिए। देखो, तुम्हें मौका देना मतलब जोखिम उठाना है और मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जितना हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सीखा है, आज हम उस पे कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। और भाई ये बात हम सब लोग जानते हैं कि सवालों को सॉल्व करना ही है मैथ्स की असली माया। तो चलिए आज हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म और आयलर फॉर्म को समझा था। आई होप आपको आयलर प्रॉपर्टी एकदम याद होगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आता होगा, और आयलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आता होगा। इन सारी बातों का यूज करते हुए चलिए कुछ सवाल करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, ये रियल पार्ट है z का प्लस आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है z का, ठीक है ना। तो z क्या हुआ? z हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अपने को बताना है कि z का मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ z बताना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ z बताना है। ये एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z बताना है, चार ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। एंड उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ z बताना है, उसके करस्पॉन्डिंग भी चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z बताना है अपने को। ऑप्शन नंबर डी को तो आप काट दीजिए। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू लिखी है ऑप्शन डी में, तो मॉडुलस z कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए डी को तो मैंने हटा दिया, ठीक है ना। बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या आंसर होगा आइए समझते हैं। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमको मॉडुलस बताना है और आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है ना। हम अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजीली हमको r मिल जाएगा और थीटा मिल जाएगा, मतलब मॉडुलस मिल जाएगा और आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिखने में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है, मैं इसकी जो लुक्स है ना, लुक्स समझते हो ना तुम लोग, लुक्स, इसकी जो लुक्स है ना वो ठीक करता हूं। लुक्स ठीक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले आऊंगा, कंपैरिजन करके आर और थीटा बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा यहां पे साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये देखिए, ये वाली टर्म को ध्यान से देखें और इस वाली टर्म को ध्यान से देखें। आप देखिएगा 2 कोस थीटा बोले तो 2 कोस 3 पाई बाय 5 कॉमन आ गया, ठीक है। 2 कोस 3 पाई बाय 5 कॉमन लेंगे तो कोस 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5 यहां पे बचेगा। क्या बच जाएगा? 2 कोस 3 पाई बाय 5 कॉमन लेने के बाद कोस 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5, हल्का हल्का यहां पे हमें सुगंध आनी शुरू हो गई है स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म की। ऐसा लगता है मानो ये आर कोस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ हो, ऐसा लगता है मानो ये आर हो और ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, ऐसा लगता तो जरूर है लेकिन है नहीं, ऐसा लगता तो जरूर है लेकिन है नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों, तो इसको आर बोलना मतलब बहुत बड़ा पाप होगा, इसको आर नहीं बोल सकते। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल π/2 से बड़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 3π/5 को देखेंगे तो ये π/2 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 6/5 से बड़ा है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल π/2 से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, कोस नेगेटिव होता है, तो ये आर नहीं है, ये आर नहीं है क्योंकि ये जो है नेगेटिव वैल्यू है। तो ये दिखने में आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन ये आर नहीं है, इसको यहां पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर ये स्टैंडर्ड लुक में आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव बनाने की। यहां मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया 2 cos जो 3π/5 है ना, 2 cos 3π/5 को लिख दिया मैंने π-2π/5। देखो π-2π/5 क्या हो गया, π-2π/5 3π/5 ही होता है, तो मैंने 3π/5 में मॉडिफिकेशन कर दिया, इसको लिख दिया π-2π/5, ठीक है। और आगे हमारा क्या है, आगे है cos 3π/5 प्लस आयोटा साइन 3π/5, आगे है cos 3π/5 प्लस आयोटा साइन 3π/5, ठीक है जी। इसके बाद आप ध्यान से देखिए जरा, ये है cos पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कोस थीटा, और ये जो माइनस साइन आया उसको मैं अंदर भी भेजूंगा अभी, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया 2 cos माइनस 2 cos 2π/5, और जो ये माइनस आया है ना, इस माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस 3π/5 प्लस आयोटा साइन 3π/5। ये माइनस अंदर आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आयोटा साइन 3π/5। यहाँ तक एकदम करेक्ट है। अब देखिए आगे मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया z इज इक्वल टू 2 cos 2π/5, 2 cos 2π/5। तो ये जो माइनस cos 3π/5 है ना, इसको लिखा जा सकता है cos 3π/5 माइनस पाई, क्योंकि cos थीटा माइनस पाई माइनस कोस थीटा होता है ना, प्लस आयोटा, यहां पे मैं लिख दिया साइन थीटा माइनस पाई, क्योंकि साइन थीटा माइनस पाई माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे कर दिया। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो आ गया 2 cos 2π/5, 2 cos 2π/5 इंटू यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लें, 5π हो गया, 3π माइनस 5π माइनस 2π/5 हो गया। क्या हो गया, cos माइनस 2π/5 हो गया, प्लस आयोटा साइन 5 को उधर ले गया, माइनस 2π/5 हो गया, प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/5 हो गया। करेक्ट है जी। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये स्टैंडर्ड लुक में आ चुका है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, मैं वापस लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, z जो आ चुका है 2 cos 2π/5 इंटू cos माइनस 2π/5 प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/5, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड लुक में आ चुका है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो है
ये मॉडुलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, मॉडुलस z है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है आर्ग्यूमेंट, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का -2π/5 हो गया, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 cos 2π/5 हो गई, तो मॉडुलस कितनी है 2 cos 2π/5, ये आंसर हो गया। आर्ग्यूमेंट है -2π/5, यहाँ पे डी आंसर हो गया। करेक्ट है जी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म। ये वैल्यू r है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसी वजह से मैं इसका r नाम दे पाया। आप देख लीजिए इसकी लुक और इसकी लुक एकदम सेम है, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और आगे मल्टीप्लाई हो रखा है r। आई होप ये क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर होगा, सोल्यूशन एकदम आपको क्लियर होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा। अपने को z का रियल पार्ट बताना है, e की पावर आयोटा थीटा का। तो देखिए रियल पार्ट बताना है तो इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम इसका रियल पार्ट बता सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आयलर फॉर्म में लिखा है तो उसको अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसका रियल पार्ट इजीली बता पाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं भी, और मैं आपको कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को, ये सेशन पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करें, और अगर आपसे इसका रियल पार्ट निकल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं होता है तब जाके आगे सोल्यूशन देखें, और अगर हो जाता है तो अपना सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच करें। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है e की पावर आयोटा थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको e की पावर आयोटा थीटा एक लविंग वैल्यू नजर आएगी। इस वैल्यू को एकदम आराम से देखिए आप, e की पावर आयोटा थीटा को। तो जो ये e की पावर आयोटा थीटा है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना e की पावर आयोटा थीटा, बताएं क्या होती है ये? आपका दिल बोलेगा ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। आयलर भैया बता के गए थे कि e की पावर आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम भन्नाट e की पावर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। अब आगे इसको मुझे बताएं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर कोस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। पावर को जोड़ा जा सकता है तो जोड़ वाली को इस प्रकार से सेपरेट भी किया जा सकता है। e की पावर कोस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं आप, जो हमारा z है उसको देखिए, e की पावर कोस थीटा यूं का यूं लिखा, e की पावर कोस थीटा यूं का यूं लिखा, आगे e की पावर आयोटा, ये एक अल्फा बोल देते हैं इसको x बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, e की पावर आयोटा x। तो e की पावर आयोटा x को लिख सकते हैं कोस x प्लस आयोटा साइन x। बात समझ में आ रही है? क्या लिख दिया, कोस x प्लस आयोटा साइन x। अब यहां एकदम बात साफ है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो z हो जाएगा e की पावर कोस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा e की पावर कोस थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z दिया था ना, ये यहाँ पे आयलर फॉर्म में था। देखिए कई जगह पे आयलर फॉर्म ज्यादा यूजफुल होती है, मगर कई जगहों पे पोलर फॉर्म ज्यादा यूजफुल होती है, और कई जगहों पे अलजेब्राइक फॉर्म में लिख करके सॉल्व करना ज्यादा मजेदार होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो भाई देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही माया है, उसी के 3 प्रकार हैं, अलजेब्राइक फॉर्म, पोलर फॉर्म और आयलर फॉर्म। कौन से माया के रूप को यूज करना है वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट होगा। यहां मुझसे रियल पार्ट के बारे में सेपरेटली पूछा गया था, तो x प्लस आयोटा y वाला जो फॉर्म है उसको प्रयोग में लाना होगा।
ठीक है। तो मैंने x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में ले आया, तो ये मेरा देखिए क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा ये एकदम भन्नाट अपना इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि रियल पार्ट बताएं, तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा e की पावर cos थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? e की पावर cos थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। न्यू ईयर आ चुका है 2021। मेरी कामना है कि आप लोगों को सारी खुशियां इस साल में मिल जाएं, और अगर कुछ कम रहें तो मेरे हिस्से की भी कुछ खुशियां मिल जाएं आपको। कालीन भैया के नाम की भी कुछ खुशियां मिल जाएं, गुड्डू भैया के नाम की भी कुछ खुशियां आपको मिल जाएं, सारी खुशियां आपको मिल जाएं। आप लोगों को भी बड़ी खुशी के साथ ये साल शुरू करना चाहिए, एक हार्डवर्क के साथ ये साल की शुरुआत करनी चाहिए, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इस ईयर की शुरुआत करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने का प्रयास करोगे, और अपने जीवन को और बेहतर करने का प्रयास करोगे। तो सब लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सवालों के सिलसिले को इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, लिखा है कि इफ मोड ऑफ z अपॉन मोड z बार माइनस z बार इक्वल टू 1 प्लस मोड z, देन z इज अ। पहला ऑप्शन है प्योरली रियल नंबर, दूसरा है प्योरली इमेजिनरी नंबर, तीसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू π/4, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस सेशन को आप पोज करके ये क्वेश्चन खुद ब खुद अटेम्प्ट करें। अगर हो जाएगा तो बहुत शानदार, मज़ा आ जाएगा। मैं समझूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आना शुरू हो चुका है। और अगर नहीं हो तो निराश ना हो, सोल्यूशन को देखिए, ठीक है ना। लेकिन आप एक बार इस सेशन को पोज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सवाल आपसे हुआ है तो क्या ऑप्शन आया है, और नहीं हुआ तो भी कमेंट बॉक्स करके बताएं कि आई ट्राइड बट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे मालूम चलता है कि कितने बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं और कितने स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमको बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस, और इसके बेस पे हमको बताना है कि z का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने z को मान लिया, लेट z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। जिस प्रकार से z को हम x प्लस आयोटा y मान सकते हैं, उसी प्रकार से हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को r e की पावर आयोटा थीटा भी मान सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट मालूम है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक होगा, हमको मालूम चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट भी मालूम है तो भी एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे z मान लिया मैंने r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये कहती है z अपॉन मोड z बार। z कितना है? r e की पावर आयोटा थीटा अपॉन z बार का मोड कितना है भाई? जो मोड z का है और जो वही मोड z बार का होगा। आपको मालूम है z और z बार का मॉडुलस बराबर होता है, तो z का मोड अगर r है तो z बार का मोड भी कितना होगा? r होगा। माइनस कहा है z बार, z अगर ये है तो z बार क्या होगा? z अगर ये है तो z बार क्या होगा? z बार होगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये बात समझनी है कि जो है आयलर फॉर्म में अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो z बार का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा हो जाता है। मैंने बताया है आपको, मॉडुलस दोनों की सेम रहती है। z अगर r e की पावर आयोटा थीटा है तो z बार r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो z बार की जगह पे r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा मैंने रख दिया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस मोड z, है ना। और मोड z कितना है? r। मोड z कितना है? r, ठीक है। तो z को r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा मानते हुए यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है जी। r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अपने को लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है मॉडुलस ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस r, ठीक है जी। अब ये समझ में आ रही है क्या भाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्क्रीन के ऊपर बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। तो e की पावर आयोटा थीटा को मैंने मान दिया, e की पावर आयोटा थीटा को मैंने बोल दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस r e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है।
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मॉडुलस निकालना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। तो रियल पार्ट कितना है, कोस थीटा इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, तो रियल पार्ट इसका है कोस थीटा इंटू 1 माइनस आर। इमेजिनरी पार्ट देखिए यहाँ से निकलेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस आर। इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, इसका अंडर रूट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर। और दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो माइंड में हो जानी चाहिए। आप लोग अभी बड़े हो चुके हो, आप लोग अभी भन्नाट बन रहे हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो माइंड में हो जानी चाहिए। तो कोशिश करो छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में हो जाए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, रूट चला गया, ये चीज़ें तो मन ही मन में, दिल ही दिल में तुमसे हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, 1 प्लस आर स्क्वायर को इधर लेके आया, लेफ्ट में लेके आया, तो इसके साथ पेयरिंग कर दी। ठीक है, तो इसके साथ जब पेयरिंग कर दी तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर यूँ का यूँ रहा। जब पेयरिंग कर देंगे ना तो 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक करेक्ट है ना भाई, अब एक करेक्ट है ना, ये बात समझ में आ रही है ना तुम लोगों को? समझ में नहीं आ रही है तो बुद्धि लगाएं, एकदम कॉन्सेंट्रेट करें, समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बनेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाली जो कहानी है ये हो जाएगी -2r माइनस 4r, बाकी 1 स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को समझ में आ गई कि आइदर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, या तो कोस स्क्वायर थीटा 0 होगा या फिर r को 0 होना पड़ेगा। r 0 नहीं हो सकता क्योंकि r 0 का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0, और दुनिया में मात्र एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 0 होता हो, और वो है 0,0। 0,0 मतलब z इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू 0 ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका r 0 होता हो। z इक्वल टू 0 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका r 0 होता हो, और z 0 नहीं हो सकता इसलिए r 0 नहीं हो सकता। अब तुम बोलोगे यार z काहे को 0 नहीं हो सकता? अरे मैं बोल रहा हूँ ना z 0 नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता यार? z इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि z जो है, z बार जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो छा जाएगा पूरे मैथ्स पे सन्नाटा, और नहीं हो सकता डिनोमिनेटर 0 भाई। मैथ्स में 0 अगर डिनोमिनेटर हो जाएगा तो मैथ्स पे क्या छा जाएगा? सन्नाटा छा जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, z हमारा 0 नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कोस स्क्वायर थीटा 0 हो, कोस स्क्वायर थीटा 0 हो मतलब कोस थीटा 0 हो, कोस थीटा 0 हो मतलब थीटा पाई बाय 2 हो, थीटा पाई बाय 2 हो, थीटा पाई बाय 2 हो, थीटा पाई बाय 2 हो का मतलब है आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 हो, आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 हो या माइनस पाई बाय 2 भी चलेगा। आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 हो या माइनस पाई बाय 2 हो। अब आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 का क्या मतलब है? ऐसे दुनिया में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? यहाँ पे देखो x y लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा इज्जत करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स नंबर के जो जनक थे,
जनक थे आर्गंड भैया, उनकी इज्जत रखते हुए यहाँ रियल और इमेजिनरी एक्सिस लिखे आप, ठीक है। तो इसने कहा ऐसे दुनिया में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आर्ग्यूमेंट π/2 या -π/2 होता हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेंगे जिनका आर्ग्यूमेंट π/2 होता हो, या फिर नीचे वाली यहाँ पे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेंगे जिनका आर्ग्यूमेंट -π/2 होता हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका थीटा या तो +π/2 या -π/2 होता हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेंगे, और इमेजिनरी एक्सिस पे मिलने वाला हर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। हेंस z इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस z इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी होना पड़ेगा z को, क्या होना पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी होना पड़ेगा। और z प्योरली इमेजिनरी है तो मैंने बताया ना उसका जो आर्ग्यूमेंट है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो +π/2 होगा या -π/2 होगा। तो π/4 तो हो नहीं सकता, प्योरली रियल हो नहीं सकता, एक हो गया तो नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होना पड़ेगा z को। आई होप ये एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। अच्छा सवाल है, करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। इफ z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि z1 z2 और z3 मान लेते हैं ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। z1 z2 z3 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। बोला है प्रूफ करो इस पूरी कहानी को 0 के बराबर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सेशन को पॉज करें और आप खुद ब खुद इस सवाल को प्रूफ करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सवाल आपसे प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिए हम भी करते हैं कि यहाँ z1 z2 z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ये वाली जो लेंथ होती है ये लेंथ इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये दोनों लेंथ इसके बराबर भी होंगी, मतलब तीनों साइड्स बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है, ये वाली जो लेंथ होगी कितनी होगी, ये होगी मोड z1 माइनस z2, ठीक है, ये होगी मोड z1 माइनस z2। ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी मोड z1 माइनस z3। ये वाली लेंथ कितनी होगी, मोड z2 माइनस z3। तो मोड z1 माइनस z2, मोड z2 माइनस z3 और मोड z3 माइनस z1 को बराबर होना चाहिए, और मान लेते हैं k के बराबर होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, और मान लेते हैं k के बराबर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से देखिए मोड z1 माइनस z2 जो है वो हमने k के बराबर मान लिया है। एक लेंथ जो है इसको हमने k के बराबर मान लिया है, दूसरी जो है वो भी क्या हो जाएगी, दूसरी भी k के बराबर हो जाएगी, है ना। दूसरी जो लेंथ है वो भी k के बराबर हो जाएगी, और जो थर्ड लेंथ है वो भी k के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लेंथ k के बराबर है। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि z बार जो होता है वो मोड z स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ मोड z स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z बार, इसको क्या लिख सकते हैं, z बार लिख सकते हैं। ये जो मोड z स्क्वायर इसको मैंने z बार लिख दिया। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब अच्छा ये भी आपको मालूम है, चलो इसको बाद में हैंडल करते हैं, एक बार सबसे पहले इसको कर लेते हैं हैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया कि ये जो z1 माइनस z2 बार है ना, ये जो z1 माइनस z2 बार है, z1 माइनस z2 बार है, z1 माइनस z2 बार, दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन, ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो दिस विल बी k स्क्वायर अपॉन z1 माइनस z2। ये क्या हो गया, k स्क्वायर अपॉन z1 माइनस z2 हो गया, ठीक है।
अब Z1 माइनस Z2 बार को Z1 बार माइनस Z2 बार भी लिख सकते हैं। ये हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार हो गया के स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 के बराबर है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल सी बात है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इस बात का प्रयोग किया बस मैंने, और मैंने कुछ भी नहीं किया। हल्का सा स्क्वायर दोनों तरफ करते हुए और मैं इस चीज को लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जो प्रूफ करना है ना, जो मुझे प्रूफ करना है भाई, प्रूफ तो तब होगा ना जब जो क्वांटिटी प्रूफ वाली स्टेटमेंट में है वैसी कुछ मैं ले करके आऊं। तो यहां मैं Z1 माइनस Z2 को डिनोमिनेटर में लाने का प्रयास कर रहा हूं, Z2 माइनस Z3 को डिनोमिनेटर में लाने का प्रयास कर रहा हूं, Z3 माइनस Z1 को डिनोमिनेटर में लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने देखिए Z1 माइनस Z2 डिनोमिनेटर में ले भी आया हूं, Z1 माइनस Z2 डिनोमिनेटर में ले भी आया हूं। तो देखिए Z1 बार माइनस Z2 बार हो गया के स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो ये हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार हो गया के स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को जब लिया तो मेरे पास जनरेट हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार। जब मैं इन दोनों को लूंगा तो मेरे पास जनरेट होगा Z2 बार माइनस Z3 बार, और जब मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा तो मेरे पास जनरेट होगा Z3 बार माइनस Z1 बार। तो यहां से देखिए मेरे पास Z1 बार माइनस Z3 बार हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन, हाँ Z2 बार माइनस Z3 बार हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस Z3 सिमिलरली, ठीक है। और सिमिलरली Z3 बार माइनस Z1 बार हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z1। आप देख सकते हैं हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं। ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, और ये है इक्वेशन नंबर 3। मैं इन तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं, इफ आई ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो इधर देखिए, तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड हो गई जीरो, और जो राइट साइड है, राइट साइड में के स्क्वायर आ गया कॉमन, और यहाँ आ गया 1/Z1 माइनस 1/Z2 प्लस 1/Z2 माइनस 1/Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1, ठीक है। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी जीरो के बराबर है, इसमें के स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि के जो है वो एक साइड की लेंथ है, और एक ट्राइंगल की साइड की लेंथ जीरो नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो के तो जीरो हो नहीं सकता, के स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता, तो इस ब्रैकेट को ही इसका मतलब जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब जो है, ये जो ब्रैकेट है जिसमें 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 लिखा है, उसी को जीरो होना पड़ेगा, और हमने कर दिया प्रूफ। हम हेंस प्रूफ की जगह स्माइल बनाते हैं, क्योंकि मुस्कुराना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया था, ये इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करके लिखा है, करेक्ट है जी। यही देखिए स्टेटमेंट हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, और मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया है, ठीक है। लॉजिक क्या था भाई, देखिए गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो या तो तीनों साइड्स को बराबर लिखें या तीनों एंगल्स को बराबर लिखें। देखिए एंगल्स को बराबर लिखना यहाँ पे उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं था, तो मैंने तीनों साइड्स को की लेंथ्स को बराबर लिखा, और यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए ये सोचा कि यार 1/Z1 माइनस Z2 कैसे बनेगा, Z1 माइनस Z2 डिनोमिनेटर में कैसे आएगा। और देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद फिर ये फॉर्मूला लगाते हुए Z1 माइनस Z2 को डिनोमिनेटर में ले आया मैं, और देखिए भन्नाट तरीके से प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस तुमको सोल्व करके दिखाए हैं इस सेशन में, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में मुश्किल नहीं होती, बस आपके जो थॉट्स है ना, आपके थॉट्स वो डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन में लगने चाहिए। आपके थॉट्स अगर एक सही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मालूम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो आते ही आते हैं। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा दोस्तों, हंसते रहिएगा दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा आप।
आपकी हंसी ही मेरी हंसी है, आपकी मुस्कान ही मेरी मुस्कान है। आज के सेशन में इतना ही, अलविदा कहता हूँ, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।